हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू ऑल। मैं हूं आपका आरबी सर। वेलकम टू एमसीसी गाइस। तो आज हम लोग पेपर जेई एडवांस 2016 का पेपर नंबर 1 में आपके साथ डिस्कस करूंगा। कल मैं एक्चुअली वीडियो डाल नहीं पाया ड्यू टू कुछ फैमिली इश्यूज हो गए थे, जिसकी वजह से कल मेरे को टाइम नहीं मिला। तो दैट्स वाई मैं आज पेपर नंबर 1 2016 का सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप लोग बने रहे वीडियो के साथ एंड तक और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझे और देखते हैं ओवरऑल। हम भी देखते हैं कैसा पेपर आया ओवरऑल, और कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा अच्छी तरह से मैं आपको समझा सकता हूँ उतना ज़्यादा अच्छी तरह से समझाऊंगा, रीजंस के साथ समझाऊंगा। क्लियर? कि जिन बच्चों की शिकायत रहती थी कि सर आप फटाफट निकलवाए, तो सर आप कुछ क्वेश्चंस में ऐसे आपने डायरेक्ट कैसे लगा दिया, ठीक है, आपने पहले पढ़ रखे। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है। पेपर्स, ये पेपर के सेशन है बेटा, ठीक है। इसमें हम लोग पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। अगर हर चीज में डिटेल में जाने लग गया ना, तो कम से कम भी एक वीडियो जो है वो 4 से 5 घंटे का बन जाएगा, जिसको ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे। और आप छोड़ो, मैं भी देखना पसंद नहीं करूँगा, ना मेरे पास इतना टाइम है। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर करवा सकूँ, यही मेरा इसके अंदर मोटिव रहेगा। तो आप ज़रूर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा शेयर करवाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं चैनल शेयर बहुत कम हो रहा है इस टाइम पे। तो क्यों हो रहा है? कि कुछ मेरी गलती है कि मैं कमिटमेंट्स टाइम पे नहीं कर पा रहा, ड्यू टू कुछ ना कुछ रीज़न आ जाता है। एक रीज़न ये भी हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, प्लस कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी आदत ही है नेगेटिव कमेंट्स लिखने की, या कुछ ऐसे कॉम्पिटिटर्स कह लो जो ये जिनको लगता है कि यूट्यूब एक उनके लिए बिजनेस है। तो बेटा मेरे लिए बिजनेस नहीं है। पहले ही मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि इट इज़ नॉट अ बिजनेस फॉर मी। मैं यूट्यूब पे बिजनेस के लिए नहीं पढ़ा रहा। जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको दिक्कत आती है कि अरे एक एजुकेटर और आ गए, हम लोग का चैनल बेकार हो जाएगा, हम लोग की वैल्यू नहीं रहेगी। दैट्स वाई मैंने देखा है कि बहुत सारे एक दूसरे के कॉम्पिटिटर चैनल पे अजीब अजीब से अजीब गरीब कमेंट लिखते हैं, गालियाँ लिखते हैं, ठीक है, अजीब भला बुरा कहेंगे, जिससे सामने वाला टीचर जो है वो अपने छोड़ के चला जाएगा। तो बेटा मैं पहले ही बता रहा हूँ, जिस दिन मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार इस पे तो यहाँ पर तो इंसल्ट हो रही है अपनी, तो उस दिन मैं यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा बेटा, ठीक है ना। मैं आपके लिए, आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं डालूंगा, ठीक है। बट जब तक मुझे नहीं लगता, जब तक मैं डाल रहा हूँ आप लोग की हेल्प कर रहा हूँ, आप में से जिनको देखना है वो देखे, जिनको नहीं देखना वो नहीं देखे, ठीक है। मेरी तरफ से कोई भी फोर्स नहीं है आप लोगों को बेटा कि आप लोग मेरे चैनल पे आए, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ, आपको वीडियो कंटेंट बढ़िया लगता है, आपको लगता है कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, और हम लोगों को इनसे बेनिफिट मिल रहा है, तो चैनल को जरूर लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के साथ आने के लिए, यहाँ पे वीडियो को बनाने के लिए, टाइम देने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारी मेहनत लगती है। तो बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ मुझे ही मतलब प्रोत्साहित करें, आप मुझे ही आगे लेके जाए। मेरे जैसे और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, जो यूट्यूब पे अच्छा पढ़ा रहे हैं, और वो लोग भी यही सोच के आए थे कि आप लोग उनको भी सपोर्ट करेंगे तो वो लोग भी अपनी जो एजुकेशन है वो आप लोगों तक फ्री में पहुंचा पाएंगे, और आप लोग एक अच्छा एजुकेशन बहुत ही कम कॉस्ट में ले सकते हैं, जिसका आज के टाइम में बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा बन चुका है एजुकेशन लाइन का। आपने देखा होगा 2-2 लाख, 2.5-2.5 लाख, 4-4 लाख रुपए लोग खर्च करते हैं, और उसके बाद भी कहीं सिलेक्शन नहीं होता, और फिर वो ड्रॉप कर लेते हैं, फिर वो पैसा खर्चते हैं, और लास्ट में जाके भी कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसके लिए हम लोग यूट्यूब पे आते हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो अगर आप लोग बढ़िया रिस्पॉन्स करेंगे तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, हम लोग भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन बहुत हो चुका है। तो पेपर नंबर 1 2016 का हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द वन एस इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन देखते ही ऐसा फील है एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है और ग्राफिकल सेक्शन से क्वेश्चन है। तो इसने दिया वन एस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हाइड्रोजन एटम इन द स्फेरिकल शेल ऑफ इनफाइनाइटेसिमल थिकनेस डी आर। ऑब्वियस सी बात है, इसने डी आर थिकनेस यहाँ पर दे दी है। इसका मतलब ये जो ग्राफ बना रहा है बेटा, ये बना रहा है 4 पाई r² डी आर वर्सेस आर में ग्राफ बना रहे हैं। और इसके ग्राफ आपको पता ही होगा कि 1s में हालांकि कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता, बट 1s का जो ग्राफ होता है ना बेटा, वो इस केस में क्या होता है, जब एक भी नोडल तो एक पीक आती है इसके अंदर। मैं तो इसको इस तरह से ही मतलब बच्चों को बताता हूँ अपने, क्योंकि एक्चुअली क्या श्रोडिंगर आप लोग के सिलेबस में नहीं है बेटा, इस मतलब 11th 12th के जेई में आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसको सबसे बढ़िया करने का तरीका क्या होता है कि जब भी 4 पाई r² डी आर
वर्सेस आर वाला ग्राफ है, तो जीरो नोड जिसमें होगा उसका भी एक पीक आएगा, तो मतलब एक नोड होगा तो उसके अंदर दो पीक आएगी, और दूसरी वाली पीक पहले वाली पीक के कंपेयर में छोटी होगी। क्लियर? तो इस तरह से मैं करवाता हूँ स्टूडेंट्स को मोस्टली, और इनके क्वेश्चन सॉल्व भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें नंबर लेने से मतलब है बेटा। ठीक है, आपसे ये कोई नहीं पूछ रहा जाके कि आपने क्वेश्चन श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे करा। ठीक है, ये टीचर्स का काम है कि टीचर्स को रीजन पता होना चाहिए, नो डाउट, बट आप लोग स्टूडेंट है बेटा, आपको यहाँ पे मार्क्स लाने हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप इसका क्वेश्चन रट के गए थे इसका आंसर, या आपको कोई अल्टरनेट तरीका पता था, या आपने कॉन्सेप्ट लगा के पढ़ा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी में आपको ऐसे ही करना है, बट एट द एंड की जो इक्वेशन है अपने सिलेबस में नहीं है, तो इसके लिए हम लोग इस तरह की चीज़ें रखते हैं इसमें। क्लियर? चलिए, तो इसका तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। डी ऑप्शन देखने से ही अपन को लग रहा है यहाँ पर तो पहला दूसरा तीसरा सब गलत है। क्लियर? डी ऑप्शन आएगा इसका पहला आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था पहला। कुछ बच्चे ऐसा कह रहे थे कि 2016 का पेपर सर काफ़ी मुश्किल आया था, तो चलिए देखते हैं, वो भी पता चल जाएगा कि मुश्किल था, इजी था, कैसा था। भाई एडवांस का पेपर है तो थोड़ा सा तो लेवल अच्छा मिलेगा ही। क्लियर? देखिए भी अगला क्वेश्चन दिख रहा है अपन को, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन, ओके, इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग एक्सपेंड्स आइसोथर्मली, मतलब एक्सपेंशन हुआ है आइसोथर्मली, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा, आइसोथर्मली एक्सपेंशन हुआ है फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर, मतलब V1 इसने 1 लीटर दिया है एंड V2 इसने दिया है बेटा 2 लीटर अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर। देखो यहाँ पर ये बढ़ाया मैंने आपको, जब भी थर्मोडायनेमिक्स जिन बच्चों ने मेरे से ऑफलाइन पढ़ा है तो उनको मैंने हमेशा बताया कि कांस्टेंट प्रेशर जब भी लिखा जाए तो प्रोसेस हमेशा क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा बेटा। क्या होगा? इरिवर्सिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि W इरिवर्सिबल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो यहाँ से वर्क डन तो हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा था, तो आपको पता है केमिस्ट्री में हम लोग एक्सपेंशन को नेगेटिव लेते हैं, जबकि फिजिक्स में हम लोग एक्सपेंशन को पॉजिटिव लेते हैं। जस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस का खेल है सारा। क्लियर? तो माइनस पी एक्सटर्नल कितना आया, 3 ATM, V2 माइनस V1 मतलब 1 ही हो गया, तो यहाँ से हम लोगों ने निकाल दिया माइनस का 3 ATM लीटर। तो दिस इज द इरिवर्सिबल वर्क डन। अब इसने क्या पूछा, इन दिस प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग का एंट्रोपी, मतलब अपन को ये निकालना है, सराउंडिंग का मुझे एंट्रोपी चेंज निकालना है, ऑब्वियस सी बात है। अब सोचो सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, भाई यहीं से तो जवाब आएगा। तो ये होता है Q सराउंडिंग अपॉन T सराउंडिंग, यही फॉर्मूला होता है भाई। डेल्टा सराउंडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, Q सराउंडिंग अपॉन T सराउंडिंग, यही फॉर्मूला होता है। तो मेरे को Q सराउंडिंग निकालना है, तो मैंने अभी क्या निकाला, इरिवर्सिबल वर्क डन। अब अपने को पता है अकॉर्डिंग टू फ्लोट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है। तो यहाँ से Q कितना आ गया, हीट, ये सिस्टम का हीट है, ये सिस्टम का हीट निकलता है इससे, तो यहाँ से कितना आ गया, डेल्टा U माइनस का W। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, क्यों, डेल्टा U का आइडियल गैस के अंदर क्या फॉर्मूला होता है, NCV dt, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो dt क्या हो जाएगा, जीरो, तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, सिस्टम का जीरो। तो माइनस W माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आ गया 3 ATM लीटर। तो Q सिस्टम आ गया हमारा 3 ATM लीटर। अब आपको तो पता ही है कि Q सिस्टम इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q सराउंडिंग, ये तो आप सबको पता ही होगा। इसका मतलब Q सराउंडिंग इतना आ गया माइनस का 3 ATM लीटर। क्लियर? अब मुझे बस डेल्टा S निकालना है, डेल्टा S सराउंडिंग। तो डेल्टा S सराउंडिंग कितना हो जाएगा, Q सराउंडिंग कितना है, माइनस का 3 ATM लीटर अपॉन T, टेम्परेचर कितना दिया है इसमें, 300 केल्विन दिया है, तो यहाँ से कितना आ गया, 0.01 आ गया ATM लीटर। अब लास्ट में इसको जूल में कन्वर्ट कर देंगे, इसने जूल पर केल्विन में पूछा है, तो इसने कन्वर्जन दिया है यहाँ पर 101.3 से, तो ये आ गया माइनस का 1.013 जूल पर केल्विन। दिस इज आवर आंसर गाइस, सी हमारा आंसर आ गया। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा आपको अगर इसके कॉन्सेप्ट मालूम थे थर्मोडायनेमिक्स के तो आप बड़े इजीली इसको सॉल्व करा जा सकता था, तो ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल से बहुत टाइम बाद मैंने क्वेश्चन देखा है कि एडवांस के पेपर में पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ओके, तो इसने देखो बहुत अच्छा केस उठा के दे दिया है। ग्रुप 13 का आपको तो पता ही है कि ग्रुप 13 के जो फैमिली होती है आयनाइजेशन का बड़ा अजीब ऑर्डर होता है।
आयोनाइजेशन का बहुत ज़्यादा अजीब ऑर्डर होता है बेटा। तो यहाँ पर जो रेडियस का, मैं आपको आयनाइजेशन का भी बता देता हूँ नॉलेज के लिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, मैं इसको ऐसे याद करवाता हूँ स्टूडेंट्स को, यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिख लिया, और एक मैं इसको डब्ल्यू से याद खुद भी रखता हूँ और बच्चों को भी करवाता हूँ, डब्ल्यू से याद रखवाता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे बोरोन आया, एल्यूमिनियम, गैलियम, सारे एलिमेंट हमने लिख दिए, इंडियम एंड थैलियम। तो यहाँ से देखो अपने को करेक्ट पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा बोरोन की, फिर थैलियम की, फिर गैलियम की, एंड फिर इंडियम की, सॉरी एल्यूमिनियम की, और लास्ट में किसकी, इंडियम की, ठीक है ना। तो ये तो था आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती क्या कर सकते हैं, इसने रेडियस पूछा, अब वो क्या लगाते हैं जुगाड़, क्या आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। बिल्कुल सही है, मैं तो मना ही नहीं कर रहा बेटा कि साइज, सॉरी रेडियस कह रहा हूँ, साइज, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेडियस पूछे, हमें पता है डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज तो साइज इंक्रीज। तो यहाँ पे होगा क्या कि सब देखो, इसने बोरोन तो दिया नहीं है। अब एल्यूमिनियम का कायदे से तो क्या होना चाहिए था, गैलियम से कम, बट गैलियम का छोटा होगा एल्यूमिनियम से, तो गैलियम इज लेस देन एल्यूमिनियम। अब बच्चा क्या करता है, क्योंकि थैलियम सेकंड नंबर पे आया, तो गैलियम की जगह थैलियम लिख देते हैं, क्योंकि वो इस रूल को जानते हैं कि आयनाइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। बट यहीं पे गलती खा जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर है, थैलियम का साइज सबसे बड़ा रहेगा बेटा, इतना ज़्यादा भी नहीं घटता जितना आप लोग घटा दे, ठीक है। तो गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर रेडियस। तो ऑप्शन देख लेते कोई मैच कर रहा है क्या इसमें, देखे तो पहला गलत हो गया, दूसरा दूसरा मैच कर गया बेटा, दूसरा आंसर है, और सी बात है सिंगल चॉइस आंसर है, तो डी आंसर आ गया हम लोग का। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन है, अमंग NiCO4 दिस द टोटल नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। तो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड बताना है, सबसे पहले NiCO4 की बात करें तो आपको पता है कि दिस इज द मेटल कार्बोनिल कंपाउंड। निकल यहाँ पर जीरो स्टेट में होता है, जीरो स्टेट में होगा तो इसका 4s2 3d8 कॉन्फ़िगरेशन होगा। आपको यहाँ पर मैंने पहले भी एक इफेक्ट बताया था, जब मैंने कोऑर्डिनेशन का रिवीजन करवाया था, यूट्यूब पे मेरी वीडियो दिख जाएगी, स्प्रिंट के नाम से मैंने उसमें कोऑर्डिनेशन पूरा करवाया था। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि निकल का CO4 है जो मेटल कार्बोनिल वाला केस है। अब इसके अंदर, हालांकि इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 5 तो मैंने ये भर दिए और 3 इसमें पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो S वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, ये भी क्या होते हैं, D के अंदर पेयर कर जाते हैं, और इसको बोलते हैं S इलेक्ट्रॉन इफेक्ट। मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, आप चाहे वीडियो जाके देख सकते हैं वापिस से। तो इसको बोलते हैं S इलेक्ट्रॉन इफेक्ट। ये यहाँ पे पेयर होता है, पेयर होने की वजह से डायामैग्नेटिक हो जाता है, पैरामैग्नेटिक नहीं होता, तो इट इज अ डायामैग्नेटिक, ये डाया। देन नेक्स्ट इज NiCl4। ऑब्वियसली बात है, क्लोरीन जो है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड बचे रहेंगे, क्योंकि इसमें पेयर नहीं होगे। 4s में तो 0 हो गए बेटा यहाँ पे, क्योंकि निकल +2 स्टेट में है। तो इसका मतलब ये वाला कंपाउंड हो गया एक, CONH3 4Cl2। तो देखो अब CO के साथ क्या एक बात आप लोग याद रखे, एज ए फैक्ट याद रखे आप, कि कोबाल्ट +3 में सारे कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट +3 के साथ कोई भी आ जाए अगर लिगेंड, तो हमेशा ये क्या होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, ठीक है ना, LSC। बट अगर कोबाल्ट +3 का फ्लोरिडो कॉम्प्लेक्स आ जाए, क्या आ जाए, फ्लोरिडो कॉम्प्लेक्स, मतलब फ्लोराइड एज ए लिगेंड यूज हो रहा है वहां पर, तो ये सिर्फ क्या होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बाकी सब केस में ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, मतलब लिगेंड जो होगा वो हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेंगे। बट सिर्फ फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन जो है उसको वीक फील्ड की तरह कंसिडर करेंगे, जिसमें ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब वीक फील्ड लिगेंड के तौर पे इसको कंसिडर करते हैं। तो इसको आप याद ही रखें, सिर्फ एक ही ये है। और फ्लोरीन के जैसे रिएक्टिविटी वाले, मतलब फ्लोरीन के जैसे नेचर वाले, जो इसके जैसे वीक फील्ड नेचर के हैं, वो भी सारे उसके साथ के अंदर भी क्या होगा, कोबाल्ट +3 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये लो स्पिन है, तो ये तो ऑब्वियसली बात है पैरामैग्नेटिक होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोबाल्ट +3 में है और फ्लोरीन है यहाँ पे लिगेंड। तो ये हो जाएगा Na2O2 पर ऑक्साइड है, पैरामैग्नेटिक नहीं डाई मैग्नेटिक होता है। ये सुपर ऑक्साइड है, O2 के ऊपर -1 है बेटा,
पैरामैग्नेटिक, तो ऑब्वियस ही बात है बनेगा, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है। तो कितने पैरामैग्नेटिक आ गए, NaCl4 माइनस 2 माइनस आ गया, ये फ्लोराइड वाला आ गया और ये सुपर ऑक्साइड वाला आ गया। तो इसका मतलब 3 आंसर आएगा, तो बी हमारा आंसर आ गया। अभी तक तो मुझे मतलब ऐसा कुछ खास नहीं लगा कि मुश्किल वाला काम था, अभी तक तो नॉर्मल ही चल रहा है सब। आगे देखते हैं कि आगे क्वेश्चन बढ़िया आते हैं कुछ। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ऑन कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन नेचुरल रबर प्रोड्यूसेस डायरेक्ट। एनसीईआरटी का लाइन है बेटा कि हाइड्रोजिनेशन करने पे मतलब हाइड्रोजिनेशन करने पे जो नेचुरल रबर है, ऑब्वियसली बात है वो इथाइलिन प्रोपाइलिन को पॉलीमर बनाता है। इसको हम लोग कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं कि यहाँ पे सपोज एक आर ग्रुप है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, यहाँ पर इसका है तो ये बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ पे ऑलरेडी पाई बॉन्ड होता था तो यहाँ से ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करेगा और ये ब्रेक करके यहाँ पर एक क्या आ गया, फ्री रेडिकल आ गया। यहाँ पे फिर पाई बॉन्ड होता है बेटा, अब ये क्या करेगा, रेजोनेंस में जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा तो ये यहाँ पर आधा इलेक्ट्रॉन और ये यहाँ से आधा इलेक्ट्रॉन, तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसके साथ दूसरा एक लगा होगा, अब ये इसका फ्री रेडिकल ये क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक रेपिटेशन यूनिट आ रही है, ये रेपिटेशन यूनिट आ रही है कि पाई बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है, तो एक रेपिटेशन यूनिट बन रहा है। तो ये क्या है, इथाइलिन प्रोपाइलिन कोपॉलीमर है। तो जो कि मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है। तो सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे बच्चा जरूर मैं कह सकता हूँ कि दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा कि जो मोस्टली बच्चों का गलत हो सकता था या छोड़ के आ सकते थे वो। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बट एनसीईआरटी से ही है, एनसीईआरटी से बाहर का नहीं है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन 24। यहाँ से अब आपको पता होगा कि 24 से जो है पेपर के अंदर क्या स्टार्ट हो गया है, यहाँ से मोर देन वन चॉइस ऑप्शन भी स्टार्ट हो गए हैं, मतलब एक से ज़्यादा आंसर भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस इक्वेशन, काइनेटिक्स का क्वेश्चन दिख रहा है, अ हाई एक्टिवेशन एनर्जी यूजुअली इंप्लाइज अ फास्ट रिएक्शन। ओके देखते हैं। तो अगर मैं देखूं तो अर्हेनियस मतलब कि रेट कांस्टेंट जो होता है वो होता है ए डॉट ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी हाई करूंगा तो बेटा माइनस में वैल्यू बढ़ेगी, माइनस में बढ़ेगी तो फिर रिएक्शन तो स्लो होगी, फास्ट तो होगी नहीं। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो गलत है। क्लियर? ये वाला ऑप्शन तो गलत है। अगला है, रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, बिल्कुल सही है। हम पढ़ते ही है कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से रेट जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, बिल्कुल सही है बात। दिस इज ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ कॉलिजन हुज एनर्जी एक्सीड्स द एक्टिवेशन एनर्जी। इसने बोला ये किसकी वजह से हुआ, ये नंबर ऑफ कॉलिजन ज़्यादा होने की वजह से हुआ जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है, एक्सीड कर गई है। इसको चलो अगर हम लोग ग्राफिकली समझे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व से थ्रू समझे, तो आपको पता ही है, आप एक ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ा है ग्राफ इस तरह का, ठीक है। इसमें अगर किसी भी पॉइंट पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये पॉइंट क्या बता रहा है, सपोज ये एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये वाला जो एरिया है बेटा ग्राफ का, दीज आर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनकी एनर्जी विच है हाई एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या है, ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई है। अब आपको पता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, सपोज यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एनर्जी है। क्लियर? सॉरी मैं उल्टा लिख गया, फ्रैक्शन, हाँ ठीक है सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, सपोज ये T1 पे है, तो अगर टेम्परेचर मैं बढ़ा दूँ तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ग्राफ इस तरह से जाता है। यहाँ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नंबर ऑफ जो फ्रैक्शन है वो देखो, ये इतना एरिया इसका बढ़ गया है। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ रहे हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि रेट बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला है पॉइंट, हाइयर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी का जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड हाइयर होगा, स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट। मतलब रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर से क्या रोल है। तो आप लोगों ने सभी वेंट ऑफ इक्वेशन पढ़ा होगा, तो हम लोग अगर
इस अर्हेनियस इक्वेशन का डेरिवेटिव कर दे बेटा, तभी हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे डी के बाई डी टी, तो मैं यहाँ पे सीधा ही कर देता हूँ, 1/k इक्वल टू ये आ जाएगा ई ए बाई आर टी स्क्वेयर, सीधा ही हमने कर दिया। तो यहाँ से हमने देखा कि रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर से कैसा वेरिएशन आ रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ई ए बाई आर टी स्क्वेयर। अब इसने बोला जितना ज़्यादा ये जितना ज़्यादा बढ़ा हुआ, ऑब्वियस सी बात है कि जो टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट कांस्टेंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, और उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा ही होगा। इसका मतलब हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट भी सही है। देन द नेक्स्ट इज द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, मतलब ये वाला, इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। क्लियर? तो द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज अ मेजर ऑफ द रेट एट विच कॉलिजन अकर, क्लियर, इट विल द कॉलिजन अकर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी। बिल्कुल इसके बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन भी आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बी सी एंड डी। क्लियर? क्योंकि आपने आपने पढ़ा होगा, क्योंकि अर्हेनियस ने ओरिएंटेशन फैक्टर को निगलेक्ट कर दिया, तो उसने दो ही फैक्टर को लिया था, एनर्जी एंड कॉलिजन फैक्टर। तो जो आपका कॉलिजन फैक्टर है, इसको हम लोग ए को हम लोग कॉलिजन फैक्टर भी बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसलिए बिल्कुल लास्ट पॉइंट बिल्कुल सही है। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था, मैं इसके अंदर कहूँगा कि प्रटी गुड क्वेश्चन, ठीक है, इट इज़ अ बेस्ट क्वेश्चन। मतलब अभी तक मैंने काइनेटिक्स के अंदर इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं देखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, नो डाउट यहाँ पे बच्चा जरूर फंस सकता था। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, अ प्लॉट ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगेंस्ट द नंबर ऑफ प्रोटॉन मीन्स रेडियो एक्टिविटी चैप्टर से क्वेश्चन है बेटा। ऑफ स्टेबल न्यूक्लियर एग्जिबिट अपवर्ड डेविएशन फ्रॉम लिनियरिटी फॉर एटॉमिक नंबर जेड ग्रेटर देन 20 फैक्ट है, तो बिल्कुल। अब फॉर एन अनस्टेबल न्यूक्लियस हैविंग n बाई पी रेशो लेस देन 1, मतलब इसने क्या दे दिया, n बाई पी रेशो लेस देन 1 दे दिया। अब आपको तो पता ही है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दिस n इज कॉल्ड द न्यूट्रॉन्स एंड दिस p इज कॉल्ड द प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स की वैल्यू कभी भी प्रोटॉन से कम नहीं हो सकती, क्योंकि अगर न्यूट्रॉन की वैल्यू प्रोटॉन से कम होगी तो ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग अनस्टेबल न्यूक्लियस बोलते हैं, जो कि इसने क्वेश्चन में दिया है। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस आप लोगों को पता चल गया होगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि न्यूट्रॉन्स की अगर वैल्यू, अगर न्यूट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन से कम हो गया तो ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग अनस्टेबल न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इसने बोला अनस्टेबल न्यूक्लियस हैविंग n by p रेशियो लेस देन 1 द पॉसिबल मोड ऑफ डीके इज, ठीक है। तो अब अगर मेरे को इसको स्टेबल बनाना है, न्यूक्लियस को अगर मुझे स्टेबल बनाना है, तो मुझे क्या क्या तरीके करने पड़ेंगे, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमने बोला कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से कम नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे कम दे रहे हैं, तो इसका दो तरीके क्या हो सकते हैं भाई, या तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू ज्यादा कर दो तब सही हो जाएगा, या फिर प्रोटॉन की वैल्यू कम कर दो तब सही हो जाएगा। फिर दो तरीके अपन को समझ आते हैं, ठीक है ना भाई। मेरे को अगर n की वैल्यू p से ज्यादा रखनी है तो दो ही तरीके, n की वैल्यू बढ़ा दो या p की वैल्यू कम कर दो, तो दोनों ही तरीकों से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो चलो देखते हैं। अब ये जो यहाँ पे मैथमेटिक्स लिखा हुआ है बीटा डीके, बीटा एमिशन, अगर बीटा निकालेंगे तो नहीं होगा, तो n का वैल्यू कम होगा। तो देखना यहाँ पे जरा एक तरीका मैं ऐसे कर दूं, प्रोटॉन मैंने ले लिया और इसको एक मैं इलेक्ट्रॉन खिला दूं, तो ये क्या बनाएगा, एक न्यूट्रॉन बना लेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो एक तो ये के इलेक्ट्रॉन कैप्चर आ गया, जिससे न्यूट्रॉन जो है वो बढ़ जाएगा, और दूसरा है हम लोग पॉजिट्रॉन का एमिशन निकलवा लें, मतलब प्रोटॉन का हम लोग क्या करते, डीके करवा दे। तो प्रोटॉन से एक तो क्या निकल जाएगा, क्या निकलेगा बताओ, न्यूट्रॉन निकल जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, पॉजिट्रॉन निकल जाएगा बेटा। क्लियर है, क्या निकल जाएगा, पॉजिट्रॉन निकल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द पॉजिट्रॉन। तो दो तरीके हैं जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि या तो प्रोटॉन का नंबर कम कर दो या फिर न्यूट्रॉन का नंबर ज़्यादा कर दो। तो बीटा पॉजिट्रॉन एमिशन, तो बी एंड डी इज द आंसर गाइस। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरेक्स, बहुत ज़्यादा सिंपल है। बोरेक्स का बेटा क्रिस्टलाइन फॉर्म में स्ट्रक्चर हमेशा याद रखे, मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ। 4 बोरोन इसमें आते हैं, 2 बोरोन इसमें sp2 होते हैं, और 2 बोरोन इसमें क्या होते हैं, sp3 होते हैं। क्लियर,
कैसे करना है देखो जरा, यही है जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये टेट्राहेड्रल होता है। ये वाला भी माइनस चार्ज, तो ये बीच वाला जो होगा ये क्या है, दिस इज द sp3 एंड दिस इज द sp2। अब यहाँ से क्या होता है, वाटर हम लोग निकालते जाते हैं, OH, H एक वाटर मॉलिक्यूल गया, दो वाटर मॉलिक्यूल गए, तीन गए, ये यहाँ पे गलत हो गया, मतलब ये ऐसे कर लेना, वाटर यहीं पे वाटर ही निकला, एक ये वाला गया बीच वाला, तो यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल, 5 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाते हैं। तो जो आंसर आएगा वो आएगा B4O5 OH होल 4 -2। ये यूनिट बिल्कुल रहती है बोरोन के क्रिस्टलाइन फॉर्म में, तो ऑब्वियस ही बात है पहला तो सही आ जाएगा, पहला आंसर आ जाएगा अपना कि टेट्रा न्यूक्लियर B4O5OH44 2 माइनस का चार्ज आएगा इस पे। ऑल बोरॉन एटम्स इन द सेम प्लेन, ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि दो एटम तो इसमें प्लेनर है sp2 वाले, बट दो टेट्राहेड्रली नॉन प्लेनर है। इक्वल नंबर ऑफ sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरोन एटम्स, बिल्कुल सही है, दो sp3 है तो दो ही sp2 है, तो ये बिल्कुल पॉइंट सही है। वन टर्मिनल हाइड्रोक्साइड पर बोरोन एटम, एक टर्मिनल हाइड्रोक्साइड भी बिल्कुल प्रेजेंट है बोरोन एटम पे, तो चौथी बात भी सही है, तो A, C एंड D तीन ऑप्शन इसके सही हो गए। क्लियर, इजी क्वेश्चन ना। अगला क्वेश्चन है, देखने से तो आसान ही लग रहा है, द कंपाउंड विथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम इज, ऐसा कंपाउंड बताना है जिसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल एटम के, तो पहला BrF5 देखे अगर, तो 7 और 5 12 sp3d2, तो इसके अगर ज्योमेट्री हम लोग बनाएं ऑक्टाहेड्रल, एक लोन पेयर आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर, एक्चुअली मैं यहाँ पर फ्लोरीन और यहाँ पर लोन पेयर। क्लियर, तो यहाँ पे ब्रोमीन के पास कितना आया लोन पेयर, एक ही आया, तो इसने दो वाला पूछा था, तो ये तो होगा नहीं। ClF3 7 और 3 10 sp3d स्ट्रक्चर बनेगा इसका, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे बेंट रूल लगेगा बेटा, सॉरी मैं गलत बना गया, ठीक है, ट्रायगोनल बाई TBP इसकी ज्योमेट्री होगी, तो कुछ इस तरह से होगा। तो आपको पता ही है बेंट रूल यहाँ पर लगेगा, फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहाँ पर आएगा एक फ्लोरीन, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लोन पेयर रहते हैं, यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे, तो यहाँ पे सेंटर मेटल पास दो लोन पेयर है, इसका मतलब ये ऑप्शन आ गया। XeF4 8 और 4 12 sp3d, 4 फ्लोरीन यहाँ पर लग गए क्योंकि सबका बॉन्ड एंगल सेम होता है, दो लोन पेयर यहाँ पर आ गए, तो ये भी हमारा आंसर होगा। SF4 6 और 4 10, तो SF4 की भी TBP ज्योमेट्री बनेगी, दो फ्लोरीन यहाँ आएंगे, दो फ्लोरीन यहाँ लग गए, 4 एक ही लोन पेयर यहाँ पर बचा बेटा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्लियर, इसने दो लोन पेयर पूछे हैं, तो दो लोन पेयर सिर्फ दो ही में आ रहे हैं, तो B एंड C हमारा आंसर होगा। आई थिंक इजी वन क्वेश्चन है ना, तो इतना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अभी तक नॉर्मल आए दो क्वेश्चन मेरे को बहुत बढ़िया लगे, जो आप लोग के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हो सकते थे, तो हाँ वो क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया था दो का। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रिएजेंट दैट कैन सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट सल्फाइड, मतलब एक ऐसा रिएजेंट लेना है, मतलब सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन ये आ गया है, जो कि हर साल आता ही है JEE एडवांस में, और सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को इसी पार्ट के अंदर, क्योंकि ये याद नहीं रहते। क्लियर, तो इसने पूछा था रिएजेंट दैट कैन सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट सल्फाइड, ऐसा रिएजेंट बताना है जो सेलेक्टिवली सल्फाइड को प्रेसिपिटेट करे फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सल्फाइड एंड सल्फेट। ये यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है कि आपके पास सल्फाइड और सल्फेट अलग अलग नहीं है बेटा, एक साथ मिक्सचर है उसका, मतलब सल्फाइड और सल्फेट दोनों प्रेजेंट है इन एक्वा सॉल्यूशन, बट दोनों के मिक्सचर में
ऐसा रिएजेंट बताना जो सल्फाइड को प्रेसिपिटेट कर दे और सल्फेट के साथ घुल जाए। तो अब अगर पहला देखिए कॉपर, कॉपर जो है, क्या कॉपर ऐसा शो करता है कि वो सल्फाइड को CuS तो मतलब प्रेसिपिटेट बना दे, घुले ना, और जबकि कॉपर सल्फेट है वो वाटर सोल्यूबल हो जाए? बिल्कुल ऐसा होता है, कॉपर सल्फेट वाटर सोल्यूबल होता है और कॉपर सल्फाइड प्रेसिपिटेट वाटर सोल्यूबल नहीं होता, ब्लैक कलर की पीपीटी होती है। ये आपने अगर ध्यान से देखा हो तो लास्ट पेपर इससे पहले जो हमने करा था 2015 में सेम क्वेश्चन आया था, बट दूसरे तरीके से आया था। उसमें भी हम लोग को वो बताने थे ग्रुप 2 वाले कि जिनका जो नॉर्मल रिएजेंट था वो डाइल्यूट HCl था। यार आप लोगों को आ गया होगा, H2S के सामने रिएक्शन करवाया था। तो इसका मतलब CuCl2 तो पहला तो होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉपर जो है वो सल्फाइड के साथ ही सिर्फ प्रेसिपिटेशन करेगा, कॉपर सल्फेट तो वाटर सोल्यूबल होता है। बैरियम की बात करें तो आपने 2015 का मेरा वीडियो देख सकते हैं आप, जिनको नहीं पता या जिन्होंने नहीं देखा। तो बैरियम जो सल्फाइड होता है, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि इट इज अ वाटर सोल्यूबल, इट इज नॉट अ पीपीटी, इट इज अ वाटर सोल्यूबल। बट यहाँ पर उल्टा एक चीज होता है कि जो बैरियम का सल्फेट सॉल्ट होता है, इट इज स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। ये स्पेरिंगली सोल्यूबल मतलब पानी में नहीं घुलता, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उसने सेलेक्टिवली किसके साथ प्रेसिपिटेट बनाने के लिए कहा है? सल्फाइड के साथ कहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूँ ये डी की, सबसे पहले तो डी देख लो, दिस इज द सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ठीक है ना, ये क्या है? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, बड़ा ही फेमस कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो दिस इज द सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ब्लू कलर का ये सॉल्यूशन। तो ये एक्चुअली क्या करता है? इट गिव्स द टेस्ट। ठीक है, ये सल्फाइड का टेस्ट देता है। इट ओनली गिव्स द टेस्ट फॉर सल्फाइड आयंस, मतलब ये बताता है कि सल्फाइड आयन प्रेजेंट है या नहीं है सॉल्यूशन में। इट डज नॉट गिव एनी पीपीटी फ्रॉम सल्फाइड और से, ये सल्फाइड से कोई पीपीटी नहीं देता, ये तो बल्कि उसका करेक्टरिस्टिक टेस्ट है सल्फाइड आयन की प्रेजेंस को चेक करने का। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। देन लास्ट मूव करते हैं हम लोग पीबी, लेड एसीटेट की तरफ। अब देखो लेड एसीटेट के साथ एक बात आप यहाँ पर याद रखोगे। अब देखो हम लोग बोलते हैं कि जनरली जो ये ग्रुप टू के सल्फाइड्स होते हैं और जो सल्फेट्स होते हैं वो इजीली मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रेसिपिटेट बनाते हैं, वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते। बट लेड के साथ एक दिक्कत है कि अगर मैं इसका लेड का सल्फाइड बनाता हूँ, मतलब PbS बनाता हूँ, तो KSP के बेस पे इसकी जो वैल्यू आती है 10⁻⁻28 आती है KSP के अकॉर्डिंग, अगर हम लोग वैल्यू लें। बट अगर इसका मैं सल्फेट बनाता हूँ तो सल्फेट का KSP का जो वैल्यू आता है वो आता है 10⁻⁻8 KSP। डाटा के अकॉर्डिंग अगर आप सोचेंगे कि डाटा हम कैसे याद रखेंगे, तो आपको यहाँ पर मैं इसलिए बोला स्टार्टिंग में कि आपको ये याद ही रखना है एक फंडा, नहीं तो आप छोड़ के भी आ सकते हैं। ठीक है, तो 10⁻28 KSP PbSO4 10⁻8 KSP। डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो इसका सल्फेट जो है वो भी सॉल्यूबल नहीं है, मतलब ये भी ऑप्शन हो सकता है। दिस इज द सॉल्यूबल एंड PbS जो है इसका KSP यहाँ पर कम है, तो ये इनसॉल्यूबल होगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी आ सकता है। बट इसके देखो दो ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही सही होने चाहिए, कि अगर मान लो किसी को ये वाला फंडा नहीं पता तो इसका ए या फिर A एंड C दोनों, ये मेरे हिसाब से दोनों ही सही करने चाहिए IIT को। जो बच्चा सिर्फ ए लगा के आ रहा है उस पर भी मार्क्स मिलने चाहिए, और ये दोनों लगा के आ रहा है, जो कि हालांकि मेरे को लगता नहीं है कि कोई लगा के आएगा, बिकॉज हर किसी बच्चे को ये वाली वैल्यूज याद होना पॉसिबल नहीं है। टीचर तो आपको बता सकता है क्योंकि उसका सब्जेक्ट एक ही होता है और उसके अंदर उसको काफ़ी ज़्यादा पढ़ा चुका है वो, तो उसको पता होगा, उसकी वैल्यू याद होगी। बट बच्चा एट ए टाइम पे वैल्यूज रिकॉल करना मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। कोई हो सकता है एक आधा बच्चा अगर निकल जाए जिसको रिकॉल हो या जिसको टीचर ने करवाया हो ऐसा क्लास में, तो वो हो सकता है। बट मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे IIT को अगर किसी ने ए ऑप्शन लिखा है तो उसको भी नंबर मिलने चाहिए, और किसी ने अगर दोनों लिखे है तो वो दोनों नंबर मिलने चाहिए। बाकी आप मुझे बता सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों ही सही होने चाहिए। क्लियर? देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी फेमस वन, पॉजिटिव टॉलन टेस्ट। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। टॉलन टेस्ट हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द टॉलन टेस्ट। और आपको तो पता ही होगा कि टॉलन टेस्ट मैंने आपको 5 मिनट केमिस्ट्री के अंदर भी टॉलन्स रिएजेंट पढ़ाया है बेटा, सिल्वर मिरर टेस्ट पढ़ाया है, सिल्वर मिरर टेस्ट से है। तो जो पॉजिटिव टॉलन टेस्ट जो देते हैं हमें, कौन कौन देते हैं, मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कौन कौन देते हैं। एक तो ये देता है हमारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो देता ही देता है। ठीक है,
साथ में एक देता है हमारा फॉर्मिक एसिड आ जाए या फॉर्मेट एस्टर आ जाए, तो वो भी हमें क्या देते हैं, टॉलरेंस पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। अब कई बच्चे बोलते हैं यहाँ पे कि सर कीटोन तो नहीं देता, बट कीटोन भी देता है, कीटोन देता है, बट कीटोन में एक बड़ा खास कीटोन है, ओनली अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ओनली क्या देता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के इसके अंदर भी एक दिक्कत है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जैसे मैं बनाऊं, यहाँ पर मैंने OH लगा दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा दिया, ठीक है। तो ये दिस इज द अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन होना चाहिए, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहना चाहिए। अगर कोई हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं होगा तो फिर हम लोग उसको अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन नहीं बोलेंगे। और यहाँ पर कोई एक ग्रुप लगा होना चाहिए जो कि स्ट्रॉन्ग -I शो करता हो। स्ट्रॉन्ग क्या करता हो, -I। अगर ऐसा कुछ कंडीशन आ रहा है, कीटोन ऐसा तुम्हें दिख रहा है, तो इस कीटोन को हम लोग बोलेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो होता क्या है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन निकल जाता है और डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी लग जाता है, तो ये भी हमारा टॉलरेंस टेस्ट दे देगा। क्लियर। तो पहला अगर मैं देखूँ तो कीटोन है, पहला देगा, दूसरा देखूँ दूसरा देगा, तीसरा देखो यही आ गया अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, देख रहे हो, दिस इज द कीटोन। ये अल्फा, इसके साथ एक H है, यहाँ पर ये रहा H एक है, ये H निकल जाएगा, डबल बॉन्ड O लग जाएगा, तो ये जो कंपाउंड देगा ये कुछ इस तरह का कंपाउंड दे देगा। क्लियर। तो ये लास्ट वाला तो होगा नहीं, C डबल बॉन्ड कीटोन है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है नहीं, तो ये देगा नहीं। तो इसका मतलब पहले 3 ऑप्शन इसके सही आ जाएंगे, A, B एंड C। 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। क्लियर। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है देखने से। यहाँ पे दिख रहा है कि लेवल है ऑर्गेनिक का, इसको देख के लग रहा है कि इसने 5 रिएजेंट दिए है, तो मतलब यहाँ पे लेवल बढ़िया लग रहा है। तो इसमें देखते चलो सॉल्व करते। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा बहुत आता है, क्योंकि पूरा दिमाग यहाँ पे ऑर्गेनिक के लग जाता है कि अगर आपके ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो इन तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला इसने क्वेश्चन दिया है कि इसने अमीन दे दिया है, ठीक है, अमाइन दे दिया इसने, ठीक है ना, एनिलीन, सॉरी मतलब यहाँ पे अमाइन, मैं पूरे कंपाउंड को क्या बोल रहे हैं, एनिलीन दे दिया है। एसिटिक एनहाइड्राइड और pyridine की प्रेजेंस में, तो pyridine तो ऑब्वियस सी बात है बेस है, वो तो हाइड्रोजन को निकालने के लिए काम आएगा। एसिटिक एनहाइड्राइड दिया, अब ऑब्वियस सी बात है कि जो NH2 है, बेंजीन के ऊपर NH2, अब इसको हम लोग देखें तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब ये एक एक्टिवेटर है, एक एक्टिवेटर है। तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्थो पैरा पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और मेटा पे कम होगी। तो एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करेगा, देखना जरा, आपने पढ़ा हुआ, ये रिएक्शन बड़ा सिंपल सा है, मैकेनिज्म तो इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट आप में से बहुत सारे बच्चों को याद ही होगी। सीधा यहाँ पर क्या लग जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्रेट। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला जो ग्रुप हो गया, अब ये कम एक्टिवेटर हो गया, मतलब इसके मुकाबले ये जो है, अब ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बेंजीन को नहीं देगा, मतलब ऑर्थो पैरा पे इसका जो एक्टिवेटर पावर, एक्टिवेटिंग पावर है वो कम हो चुकी है यहाँ पे। अगला जो है यहाँ पर रिएजेंट इसमें दिया है KBRO3 HBr, KBRO3, ओके, सीम्स लाइक अ न्यू रिएजेंट, मैंने आज तक कभी ऐसा रिएजेंट देखा नहीं है। KBRO3 मतलब जनरली अपन को आया नहीं है, बट इस पर अगर थोड़ा सा अपन दिमाग लगाए तो यहाँ पर BRO3 माइनस, इसको लिख सकते हैं हम लोग, HBr का मतलब प्लस, इसके अंदर Br माइनस डाल रहे हैं, तो हो ना हो यहाँ पर ये, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ब्रोमीन वाटर ही बना रहा है, देख रहे हो, ये ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर का तो बड़ा फेमस सा रिएक्शन है कि अगर NH2 यहाँ पर लगा होता है, ब्रोमीन वाटर ऐड करते तो ऑर्थो, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे ट्राई ब्रोमो वाला कंपाउंड बनता है जो हम लोग पढ़ते हैं। बट क्योंकि इसने एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवा के इसका एक्टिवेटिंग पावर कम कर दिया है, तो ये ब्रोमीन वाटर ही बन रहा है। बैलेंस आप लोग कर लेना, H+ भी आएगा, कितने आएंगे देख लेना आप जरा, ठीक है, तो बैलेंस तो आप लोग कर सकते हैं। तो ये ब्रोमीन वाटर है, याद रखना बेटा, ये अगर कभी भी आगे दिख गया तो इसको याद रखना, ये ब्रोमीन वाटर है, ठीक है, इसको ऐसे फॉर्म में इसने लिख के दिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है।
तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ब्रोमीन वाटर होगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि ऑर्थो और पैरा में से कोई एक ज़्यादा स्टेबल मेजर होगा, कोई एक कम होगा। अब ऑब्वियस ही बात है कौन सा होगा वो डिसाइड करना है। तो आप देखिए कि NH CO डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और CH3, दिस इज अ बल्की ग्रुप। अभी अगर बल्की ग्रुप है तो ऑब्वियस ही बात है कि ऑर्थो प्रोडक्ट फेवरेबल नहीं होगा, जगह ही नहीं मिलेगी यहाँ पर लगने के लिए ब्रोमीन को। तो पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, तो पैरा हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। अब आफ्टर दैट इसने क्या करा, हीट करा। तो हीट करने से क्या होगा, क्योंकि ये वीक एसिड है तो ये निकल जाएगा वाटर से, तो यहाँ पर वापिस से क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा और Br बन जाएगा। आफ्टर दैट इसने क्या ऐड करा इसके अंदर, NaNO2 HCl, और जैसा कि आपको पता है बड़ी फेमस रिएक्शन है डाइजोटाइजेशन। यहाँ पर ये डाइजोटाइजेशन करवा रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता जा रहा है धीरे धीरे। तो अब इसने डाइजोटाइजेशन करवा दिया, फाइनली यहाँ पर N2+ बनेगा और Br बनेगा। अब आपको पता ही है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है ये, 2015 के पेपर में भी हमने क्वेश्चन देखा था। आफ्टर दैट अगला इसने जो रिएजेंट डाला CuHBr, ऑब्वियसली बात है दिस इज द वेरी जनरल रिएक्शन, सैंडमियर रिएक्शन। तो ये सैंडमियर रिएक्शन है, तो ये सैंडमियर रिएक्शन है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, डाइजोनियम सॉल्ट को हटा देगा, Br चिपका देगा, यहाँ पर भी Br, यहाँ पर भी Br। तो पैरा Br पैरा ब्रोमो कंपाउंड यहाँ पे बन चुका है। तो जैसा कि ऑप्शन मेरे को दिख रहा है यहाँ पे बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? तो बी ही मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि ये बन नहीं सकता, ये इसलिए नहीं बना क्योंकि हमने एसिडिक एनहाइड्राइड से इसकी एक्टिवेटिंग पावर को कम कर दिया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन करके मजा आता है, ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को कि एडवांस का ऐसा, मतलब मजा आ गया क्वेश्चन करके, ठीक है। एडवांस लेवल का क्वेश्चन करके ना फील आ गया, मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट आपके लगते हैं और दिमाग पूरा लगता है। देख रहे हो हम लोगों ने बड़ा एक एक स्टेप अपन को सोच समझ के, मतलब अपने को लॉजिक के साथ एक एक स्टेप अपन को यहाँ पे करना होता है, तभी यहाँ पे क्वेश्चन निकलेगा। अगला क्वेश्चन फिर ऐसा कुछ दिख रहा है, इसमें भी चलो देखते हैं, मजा आएगा करने में। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर, इसमें देखो इसने क्यूमीन दे दिया है और 2015 में हमने क्यूमीन बनाया था, आपको याद हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्यूमीन दे दिया है, क्यूमीन का मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन ही होता है। तो यहाँ पर एक वाई बना दो, बायो वाले बच्चे इसको एंटीबॉडी भी देख सकते हैं, एंटीबॉडी, ठीक है ना। यार अपन तो बायो वाले स्टूडेंट्स है तो मजा आता है यार, एंटीबॉडी, ठीक है, चलो ज़्यादा फील ना लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्यूमीन ले लिया, अब इसका हमने O2 के साथ और साथ में एसिल, तो बड़ा ही फेमस रिएक्शन है। यहाँ पर इससे क्या बन जाता है बेटा, फिनोल बन जाता है। मोस्ट ऑफ द बच्चे इसको याद ही रखते हैं और हम लोग भी बोलते ही है स्टूडेंट्स को, इसको डायरेक्ट याद रख लो, ये मैकेनिज्म बहुत बड़ा है, आप लोग सुख करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो डायरेक्ट इससे फिनोल आप बनाएं। क्लियर? अब अगला जो है फिनोल के बाद इसने रिएक्शन जो करवाया CHCl3NaOH, ऑब्वियसली बात है देखने से ही लग रहा है फेमस रिएक्शन राइमर टीमन। तो ये राइमर टाइमन रिएक्शन है। तो राइमर टाइमन से आपको पता ही है बेंजल्डिहाइड बनता है, एक ऑर्थो बनेगा एक पैरा बनेगा। ऑर्थो वाला जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब मेजर बनेगा, तो ऑर्थो यहाँ पर मेजर बना और पैरा यहाँ पर माइनर बनेगा। क्लियर? तो यहाँ पर पैरा क्या बन गया, माइनर बन गया। तो दिस इज द मेजर, दिस इज द माइनर। ऑब्वियसली बात है इसने इसको P बोला है तो ये Q हो गया एंड दिस वन इज R। तो इसने बोला Q इज द मेजर एंड R इज द माइनर, इसका मतलब मेजर कौन सा है, ऑर्थो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। क्लियर? अब इसने क्या बोला, अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर इसने क्या बोला कि ये जो मेजर प्रोडक्ट है ऑर्थो वाला, इसने इसका रिएक्शन किसके साथ करवा दिया बेटा, NaOH। अब NaOH यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, कॉन्सनट्रेटेड लिख नहीं रखा, तो हम लोग डाइल्यूट मान के चले गए। तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये बेस है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन को खा जाएगा, CH वाले को नहीं खाएगा, OH वाले को खा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, O- हो गया और यहाँ पर CHO आ गया। क्लियर? अब अभी भी काम नहीं खत्म हुआ, इसके अंदर इसने क्या ऐड करा, PH CH2Br। ऑब्वियसली बात है SN1 रिएक्शन यहाँ पर ये करेगा, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पर अटैक करेगा, Br यहाँ पे अच्छा लिविंग ग्रुप है निकलेगा। तो
यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सीन क्या बन जाएगा, ओ CH2 BH। क्लियर। और यहाँ पर तो क्या लगा हुआ है, CHO लगा ही हुआ है, तो ये हमारा फाइनली S वाला कंपाउंड बन गया। क्लियर। ये हमारा Q था और Q से हमने S बना दिया। क्लियर है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है R इज अ स्टीम वॉलेटाइल, मतलब ये एक दूसरे के क्या आइसोमर्स है, दीज आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो इसने बोला R इज अ स्टीम वॉलेटाइल, मतलब वॉलेटाइल ज्यादा है R। तो जरा देखे तो यहाँ पर हम लोग अगर वॉलेटिलिटी की बात करनी तो बॉन्डिंग को देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हो रही है इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा हाइड्रोजन हो रही है यहाँ पर। और अगर पीछे वाले में हम लोग देखें तो इस वाले मॉलिक्यूल में इंटर हो रही है, और आपको पता है इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है एज कम्पेयर टू इंट्रा के। तो ऑब्वियस सी बात है कि आर वाला कम वॉलेटाइल होना चाहिए, क्योंकि इसकी वेपर कम बनेगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यहाँ पे वेपर ज़्यादा बनेगी। तो पहले वाला स्टेटमेंट तो गलत ही है कि आर ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो ये गलत है, क्यू ज़्यादा वॉलेटाइल होना चाहिए था। आगे इसने लिखा क्यू गिव्स डार्क वॉयलेट कलरेशन विद 1% एक्वस FeCl3 सॉल्यूशन, फिनॉल का टेस्ट है बेटा। तो क्यू हम लोग देख लेते, सारे फिनॉल इसको देते हैं, तो क्यू और आर दोनों ही फिनॉल है। ऑल तो इसमें बेंजल्डिहाइड लगा, मतलब एल्डिहाइड लगा हुआ है, बट है तो फिनॉल ही ना। तो फिनॉल है तो इसका मतलब बी ऑप्शन तो सही होगा, इसका टेस्ट है। अगला है एस गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ओके, दिस इज द ब्रेडिक्स टेस्ट, दिस इज द ब्रेडिक रिएजेंट, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेडिक्स रिएजेंट। तो दिस इज द ब्रेडिक्स टेस्ट। और ब्रेडिक्स टेस्ट सारे के सारे एल्डिहाइड देते हैं, याद रखना ब्रेडिक्स टेस्ट कौन देते हैं, सारे के सारे एल्डिहाइड देते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एस वाला जो है वो हमारा एल्डिहाइड है, इसका मतलब सी ऑप्शन बी सही है। देन नेक्स्ट इज एस गिव्स डार्क वॉयलेट कलरेशन विद 1% एक्वस। तो ये तो हमने बोला था दिस इज द टेस्ट ऑफ फिनॉल, ये फिनॉल का टेस्ट है, एल्डिहाइड नहीं देता। और एस वाला हमारा एल्डिहाइड है, फिनॉल नहीं है, फिनॉल हट चुका है, ये वाला ग्रुप लग चुका है, इसका मतलब डी भी गलत है। तो बी एंड सी टू ऑप्शंस हमारे करेक्ट है, बी एंड सी करेक्ट है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आ गया, वेरी गुड क्वेश्चन। क्लियर, बहुत ही धुरंधर क्वेश्चन था और मजा आया सॉल्व करके। क्लियर। चलिए अब फील आ रही है कि कुछ IIT एडवांस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज 0.1। ओके, मोल फ्रैक्शन जो है सॉल्यूट का वो 0.1 है। At 298 Kelvin, molarity of this solution is the same as its molarity. Okay, molarity same है. Density of this solution at 298 Kelvin is this. The ratio of the molecular weight of the solute and solvent is. Okay, मॉल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर अपन को मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का दे दिया है कितना, 0.1। तो ऑब्वियस ही बात है कि सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा, 0.9। मेरे को मोलर मास इसका निकालना है, तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को मैक्स मान लूँ, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर मास को वाई मान लेते हैं। क्लियर। ऑब्वियस ही बात है मेरे को मोल्स मास भी चाहिए, तो मैं मास भी निकाल लेता हूँ। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, इसका मोल इतना है तो ये हो जाएगा 0.1x। और ऐसे ही मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 0.9y। यहाँ तक कहानी समझ आती है। अब इसने बोला मोलैलिटी इक्वल टू मोलैरिटी, मतलब यहाँ पे कहानी आई मोलैलिटी जो है मोलैरिटी के इक्वल इसने दे दिया है। तो मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास। ओके, अपॉन यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब मेरे को अब एक चीज़ तो पहले ये चाहिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए बेटा। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकालूंगा, डेंसिटी इसने दे रखा है, तो डेंसिटी क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, मास हमने निकाल लिया है, तो ये हो जाएगा 0.1x प्लस का 0.9y अपॉन डेंसिटी 2।
क्लियर, तो दिस इज द वॉल्यूम। और साथ में हमें मास ऑफ सॉल्वेंट भी अच्छा दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट तो 0.9 वाई है, ग्राम में है तो बेटा इंटू 1000 भी करेंगे। चलो अभी निकालते हैं। सॉल्यूट के मोल कितने हैं, सॉल्यूट का मोल 0.1 है, तो 0.1 रख दिया। मास ऑफ सॉल्वेंट इज 0.9 वाई, इंटू का 1000 भी यहाँ पर मैं करूँगा, ठीक है, इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट जो कि फिर 0.1 है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 0.1x प्लस का 0.9y इंटू का 2 ऊपर आ जाएगा, 0.1 से 0.1 कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल 500 पे, तो कितना आ गया है ये 500 इंटू का 0.1x प्लस का 0.9y इक्वल टू 0.9y। क्लियर, यहाँ से जरा करते हैं, एक जीरो और हटा लो, 50x हो गया प्लस का 450y हो गया इक्वल टू 0.9y। तो यहाँ से जरा इसको आप सॉल्व कर ही लेंगे, आगे x एंड रेशो निकालना है आपको, मतलब आपको x बाय y निकालना था, तो यहाँ से आप निकाल ही लेंगे। क्लियर, तो रेशो आप निकाल लीजिएगा, आपको मैंने सॉल्व करके दे दिया है। Then next question is the diffusion coefficient of an ideal gas is proportional to its mean free path and mean speed. Okay, the absolute temperature of an ideal gas is increased 4 times and its pressure is increased 2 times. As a result, the diffusion coefficient of this gas increases x times. The value of x is okay. तो let's suppose diffusion coefficient हमने यहाँ पर d मान लिया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखा है, मीन फ्री पाथ लैम्डा एंड मीन स्पीड, तो ये इसने यहाँ पर दे दिया है। तो ऑब्वियसली बात है, हमें पता ही है कि मीन स्पीड क्या होता है, रूट टी बाय एम, मोलर मास, मीन फ्री स्पीड, एंड जो ये पाथ होता है मीन फ्री पाथ अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व टी बाय पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन कॉफिशिएंट। तो यहाँ से इसने क्या दिया, आप देखो, इसने मोलर मास, गैस का मोलर मास तो चेंज ही नहीं होगा, गैस ही चेंज नहीं हो रही, गैस सेम है, तो इसका मतलब दिस इज द कांस्टेंट, दिस कैप्स कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर रेशो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा T1 बाई T2, रूट है इधर पावर 1 है, तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू का P2 बाई, सॉरी ये P1 है ना, हाँ तो T1 बाई T2, 1 मिनट, T2 बाई T1 आएगा ना, D2 बाई D1 कर रहे हैं, सॉरी P1 बाई P2। तो T2 कितना है, इसने टेम्परेचर 4 टाइम इंक्रीज करा, T1 अगर x है तो ये 4x है, 4 की पावर 3/2, मतलब 4 4 4 इंटू 4 तो 8 हो गया ये, इंटू का P1 बाई P2, मतलब ये बढ़ा रहे हैं तो 4, तो इसका आंसर सीधा कितना आ गया, 4 आंसर आ गया, 2 टाइम्स 4 इज अवर आंसर। क्लियर। Then the next question, in neutral or faintly alkaline solution 8 moles of permanganate anion quantitatively oxidized, तो मतलब परमैंगनेट आयन कौन से होते हैं भाई, MnO4 माइनस, इसको परमैंगनेट आयन क्वांटिटेटिवली ऑक्सीडाइज थायोसल्फाइड मतलब S2O3 माइनस 2, इसको इसने ऑक्सीडाइज करा, ऑब्वियसली बात है ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा बेटा, ये MnO2 में जाएगा प्लस का ये SO4 -2 में जाएगा। कर लेते हैं बैलेंस, यहाँ पर इसमें किसमें प्लस 7 में है, यहाँ पर किसमें है माइनस का 6 प्लस 2 है, यहाँ पर इधर कितना आ जाएगा प्लस 6 और इधर कितना आ जाएगा प्लस 4, तो 7 से प्लस 4 में गया तो यहाँ पर 3 का चेंज आया तो 3 इधर लग जाएगा, 8 इधर लग जाएगा, कैसे प्लस 2 से प्लस 6 4 का, और 2 सल्फर है यहाँ पे, 2 एटम है, तो कितना आ गया 8 का आ गया। तो 8 MnO4 माइनस 3 S2O3 निकालना क्या अपन को, आयन टू प्रोड्यूस x मोल्स ऑफ सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट, मतलब इसके मोल अपन को निकालने हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ x का मैग्नीट्यूड निकालना है तो बड़ा सिंपल है, यहाँ से देख लेते हैं, 3 दूनी 8 Mn है, 8 Mn है, 3 दूनी 6 यहाँ पर हो गया सल्फर, ये बैलेंस हो गया।
ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं, 8 चौका 32, 8 4 द 32, 32 और 9, 3 3 द 9, तो ये हो गया 41, ठीक है ना, 32 41 हो गया। यहाँ पर देखिए 8 टू द 16, 16 और 24, तो 24 और 16 कितना हो गया, 6 4 10, 2 3 और 1 4, 40, तो मतलब एक ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पर एक वाटर ऐड कर देंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए, यहाँ पर 2H प्लस कर देंगे। जरा चार्ज के ऊपर देख लेते, 8 माइनस का और 6 माइनस का, तो माइनस का 14 हो गया, प्लस का 2 हो गया, तो मतलब माइनस का 12 है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो माइनस का 12, तो चार्ज बैलेंस है, तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। दिस इज अवर आंसर, सीधा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। The next question is the number of geometric isomer possible for the complex COL2Cl2। L इसमें दिया हुआ है बाइडेंटेट, जिसमें एक साइड है नाइट्रोजन की और एक साइड है ऑक्सीजन की। क्लियर, एक साइड है नाइट्रोजन की, तो इट इज माय अकॉर्डिंग इट इज अ ग्लाइसिनेटो, ठीक है ना, दिस इज द ग्लाइसिनेटो। तो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है ये, ओके ग्रेट। तो देखना भाई, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, चलो बनाते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने मोनोडेंटेट को ट्रांस पे रख दिया। अब मैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट जो कि ये है, इसको मैं जरा रखता हूँ। देखना, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखो कैसे मैंने पहचाना अनसिमेट्रिकल, क्योंकि एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन है, दोनों सेम होते तो सिमेट्रिकल बोलते हैं, दोनों डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर एक ट्रांस हमने बनाया Cl से, तो ये ट्रांस बना। इस ट्रांस के अंदर अगर मैं Cl का ट्रांस तो ठीक है, ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू Cl, बट अब यहाँ पर हमें इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर N और O है और यहाँ पर भी N और O है, मतलब NO का साथ में ट्रांस है। अच्छा, और बनाते हैं, और कैसा बनेगा देखो जरा। Cl फिर मैंने ट्रांस पे रखा। अगर एक बार मैं पोजीशन बदल दूं, देखना जरा मैंने क्या करा, एक बार मैंने पोजीशन को चेंज कर दिया, कर सकता हूँ, देखते कोई अलग स्ट्रक्चर मिल रहा है क्या। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ट्रांस तो Cl के रिस्पेक्ट में है ही, इसके रिस्पेक्ट में तो ट्रांस है ही, बट यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो O का ट्रांस है और N का ट्रांस है। ऑब्वियसली बात है कि बॉन्ड एंगल चेंज हो गया, बॉन्ड एंगल चेंज हो गया तो इसका मतलब Gi शो करेगा, तो हो गए। अब ट्रांस में तो कोई और केस बनेगा नहीं। अब बारी लेते हैं सिस की, तो 2 मोनोडेंटेट को मैंने सिस पे रख दिया। अगर सिस पे रख दिया तो फिर बाइडेंटेड लिगेंड यहाँ आ जाएगा। क्लियर, अगर यहाँ आ गया तो यहाँ पे चेक करते हैं, Cl के रिस्पेक्ट में सिस है। क्लियर, इसके बारे में देखें तो ये वाले आपस में ट्रांसपोजिशन होती है, तो NO का ट्रांस है, NO का ट्रांस, OCl का ट्रांस एंड NCl का ट्रांस। क्लियर, और देखते हैं। अगर मान लो Cl को मैंने चेंज नहीं करा, Cl को मैंने फिक्स रख रखा है, इस बार मैं क्या करूँ, इस बार पोजीशन घुमा दूँ इसकी, इधर वाली तो मैंने सेम रखी, इस बार इसकी घुमा देते हैं, तो देखते हैं कुछ नया कंपाउंड बनता है क्या। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो N का ट्रांस, OCl का ट्रांस एंड OCl का ट्रांस बिल्कुल यहाँ पे चेंज कर गया। पहले NO का था, OCl का था, इस बार NO NCl की जगह NN और OCl दो बार आ गए, तो इसका मतलब यहाँ पे भी स्ट्रक्चर चेंज है। एक प्रोबेबिलिटी और बना के देख लेते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक और हो सकता है। तो Cl की पोजीशन में फिक्स रख रहा हूँ बेटा। इस बार मैं इसकी पोजीशन को चेंज करके देखता हूँ और इसकी पोजीशन भी वापस से चेंज कर देता हूँ, दोनों की पोजीशन मैंने चेंज कर दी। तो देखते जरा क्या आया। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो O का ट्रांस, NCl का ट्रांस और NCl का, ऐसा तो केस बना क्या कहीं, NClOO, NClOO नहीं बना, तो बेटा एक केस ये हो गया
इसके बाद और नहीं बनेंगे मैथमेटिकली, आप लोग कर भी सकते हो और दिख भी रहे, इसके बाद नहीं बनेंगे। तो कितने यहाँ पे टोटल जीआई बन चुके हैं, 5 जीआई बन चुके हैं। ओआई के बारे में तो हमें सोचना भी नहीं था, 5 इसका आंसर आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड कभी भी आ जाए तो आपको खास ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ जीआई आप बना के ही जरूर देखें, रट्टा मार के ना जाए, बिकॉज रट्टा वाला गलत हो सकता है। अगर आप बना लेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। क्लियर? चलिए, ओके। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग मोनोब्रोमिनेशन रिएक्शन। ओके, ऐसा क्वेश्चन हमने एंटी अभ्यास में करा है। इस तरह का क्वेश्चन एंटी अभ्यास के किसी एक पेपर में करा है, मैंने सॉल्व करवाया है खुद ने, और मुझे याद आ रहा है कि हमने ऐसा करा था। सेम क्वेश्चन था बिल्कुल। द नंबर ऑफ पॉसिबल कायरल प्रोडक्ट इज, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर अगर मैं कार्बन गिनूँ 1 2 3 4 5, 5 है, ब्रोमीन लगा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है, इसका मतलब 2 ब्रोमोपेंटेन है ये। तो दिस इज द 2 ब्रोमोपेंटेन। तो मैं अगर 2 ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर बना लूँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कहीं ब्रोमीन लगा हुआ है। क्लियर? यहाँ पे कहीं ब्रोमीन लगा हुआ है। अब ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि आर है या एस है, तो कोई भी हो, अपने को क्या फर्क पड़ रहा है, आर हो चाहे एस हो, भाई हमें मोनोब्रोमिनेशन करवाना है। एनेंशियोमेरिकली प्योर मतलब कायरल भी होना चाहिए। क्लियर? एनेंशियोमर कायरल होना चाहिए, वो कायरल प्रोडक्ट्स इसने बोला है। तो मोनोब्रोमिनेशन का मतलब एक ब्रोमीन अटैच होगा। ठीक है, मोनोब्रोमिनेशन का मतलब एक ब्रोमीन अटैच होगा। तो देखो पहले तो केस बनाते, भाई एक ब्रोमीन यहाँ पे लग सकता है। अब अगर मैंने यहाँ पे ब्रोमीन लगाया तो देखिए जरा, क्या नया ब्रोमीन कायरल होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो ये वाला तो कायरल नहीं होगा, दिस इज द ए कायरल। बट पहले वाला तो कायरल है, क्योंकि ये चेंज नहीं कर रही, ये फिक्स है। अगर ये कायरल है तो इसका मतलब ये एक देगा कायरल प्रोडक्ट। अच्छा जी, और देखते हैं। ये ब्रोमीन तो एक सेकंड पोजीशन पे फिक्स है, दूसरा ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा। ऑब्वियस ही बात है ये कभी भी नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। सॉरी बेटा, बीच में डिस्टर्ब हो रहा है, कॉल आ रहा है। ये कभी भी नहीं बनेगा, ये एक आयरल होगा, ये नहीं देगा। एक आयरल, दोनों ही एक आयरल है, पूरा कंपाउंड एक आयरल है, 0। क्लियर? और देखते हैं, चलो और केस। ऑब्वियस ही बात है अलग अलग पोजीशन पे हम लोग ब्रोमीन लगा के देखेंगे। तीसरा हमने ब्रोमीन यहाँ लगाया। अब ऑब्वियस ही बात है ये sp2 पोजीशन है, तो ये ब्रोमीन वेज पे भी आएगा और एक बार डैश पे भी आएगा, तो 2 केस बनेगी। ये भी कायरल है, दिस इज ऑल्सो कायरल, और वो तो था ही। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर 2 बनेंगे प्रोडक्ट, एक बार डैश पे और एक बार वेज पे। आप बना के देख लेना। क्लियर? अच्छा, अगला यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ पर इस बार बी आर अटैच करा। अब देखो अगर मैं यहाँ पर वेज वाला करता हूँ, जैसे मैंने वेज वाला करा तो यहाँ पर देखो एक मेरे को एक यहाँ पर क्या दिख रहा है, सिमेट्री दिख रही है इसके अंदर, मीजो कंपाउंड बन रहा है ये। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे सिमेट्री दिख रही है, इसका मतलब ये तो होगा नहीं, एक ये वाला तो होगा नहीं। बट अगर इसकी जगह मैं डैश वाला ले लूँ, अगर इसकी जगह मैं डैश वाला ले लूँ, तो वो आपस में एक दूसरे की इमेज बन जाएगी। इमेज सॉरी बी आर, यहाँ पे भी बी आर था, तो फिर ये वाला टिक हो जाएगा, तो इसका मतलब एक कंसिडर करूँगा। देन द नेक्स्ट लास्ट वन इज, यहाँ पे बी आर है और यहाँ पे बी आर लग जाए, तो ये वाला तो होगा नहीं, बट एक ये वाला जरूर होगा। तो एक हिस्सा कंसिडर करूँगा, तो कितना हो गया, 2 और 1 3 4 5, तो टोटल कितने हैं, 5। और इसका एनटीए में भी कितना आंसर था, 5 था। तो 5 इज अवर आंसर। आई थिंक खत्म हो चुके हैं सारे क्वेश्चन। तो पेपर काफ़ी बड़ी मतलब अच्छा था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ऐसा हो सकता है पेपर 2 मुश्किल आया हो, बट हमने अभी तक पेपर 1 करा है, जिसमें मुझे रियली 2 से 3 क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया लगे। 2 तो ऑर्गेनिक वाले, 4 क्वेश्चन, 2 स्टार्टिंग में, एक अरेनियस वाला और एक वो प्रोपाइलिन इथाइलिन को पॉलीमर वाला, और 2 जो ऑर्गेनिक के इससे पिछले हमने करे थे सीरीज़ वाले क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन मेरे को बहुत बढ़िया लगे, लेवल बहुत ज़बरदस्त था चारों का। ठीक है, साथ में मॉल कॉन्सेप्ट का भी अच्छा क्वेश्चन आया था, बट इजी था। ठीक है, वैसे क्वेश्चन हम लोग करते हैं पहले भी, और ये वाला क्वेश्चन तो एंटी अभ्यास से आए हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने पहले सॉल्व नहीं करा तो आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन ये भी हो सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। पेपर 2 को भी मैं डालूंगा, हो सकता है आज ना डाल पाऊँ तो कल डालूंगा, बट आज आपको ये
वीडियो जरूर मिल जाएगा। क्लियर? ओके बाय गाइस, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेई 2020 एडवांस पेपर, जो कि आपका 27 सितंबर को है। तो बढ़िया से तैयारी करें और अच्छी सी रैंक उसके अंदर लेके आए। और ज़रूर लास्ट में फिर जाता रहता कहूँगा, बेटा ज़रूर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं। तो आप लोग भी प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, और आपको कंटेंट बढ़िया लगता है और आपको कोई भी डाउट आता है तो जैसा कल भी एक बच्चे ने पूछा था, तो आप मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके बाय बाय गाइस, टेक केयर।